फिल्म की शुरुआत इराक के शहर हतरा से होती है। यहाँ बहुत खुदाई की जा रही थी यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। एक कमरे में फादर मेरिन की एक तस्वीर थी। फादर मेरिन भी दूसरों के साथ खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते हुए उन्हें एक ताबीज मिला जो डेमन पैजुजू का था। पैजुजू एक बहुत ताकतवर डेमन था जो गर्मी में मौसम को बहुत गर्म और सूखा बना देता था और बारिश के दिनों में बहुत बड़ी टिड्डियों की झाड़ियां लाता था। ये टिड्डियां इतनी बड़ी संख्या में होती थी कि वे सारी फसलें नष्ट कर देती थी। इससे खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती थी। लोग भूख से मरने लगते थे और गरीबी तेजी से बढ़ जाती थी। पैजुजू का एक बड़ा दुश्मन था जिसका नाम लामाश्तू था। लामाश्तू भी एक डेमन था। लामाश्तू जो बुरा करती थी, वह माँ और बच्चों को नुकसान पहुँचाती थी। वह बच्चों को उनकी माँ से छीन लेती थी और उनका खून पीती थी। इसी वजह से लोग अपनी रक्षा के लिए पैजुजू की मदद लेते थे ताकि वे माँ और बच्चों को लामाश्तू से बचा सकें। हालांकि पैजुजू भी एक डेमन था, लेकिन लोग उसकी मदद इसलिए लेते थे क्योंकि वह उन्हें लामाश्तू से बचा सकता था। फिर हमें फादर मेरिन दिखाई देते हैं जो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें पैजुजू की मूर्ति मिलती है। वहां दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं जो यह दिखाता है कि पैजुजू और लामाश्तू दोनों डेमन आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है जहां हम क्रिस मैकनील को देखते हैं। वह एक फिल्म में अभिनेत्री का रोल निभा रही थी जो एक छात्रा पर आधारित थी जिसे निर्देशक बर्क ने बनाया था। क्रिस की 12 साल की एक बेटी थी जिसका नाम रेगन था। क्रिस एक जानी मानी अभिनेत्री थी। उनके पास पैसा, शोहरत और जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं थी। अगले दृश्य में माँ और बेटी दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। क्रिस अपनी बेटी के खिलौनों में से एक ओइजा बोर्ड पाती है और उससे उस बोर्ड के बारे में पूछती है। बेटी जवाब देती है कि मैं अक्सर इस बोर्ड से खेलती हूँ। वह कहती है कि इस खेल को अकेले नहीं खेल सकते। वह जवाब देती है, मैं अकेले नहीं खेलती, असल में कैप्टन हाउडी भी मेरे साथ खेलते हैं। क्रिस कहती है कि हम साथ खेलते हैं और कहती है कि मुझे यह खेल कैसे खेलना है यह बताओ। जब वह खेलने की कोशिश करती है तो बोर्ड अपने आप हिलने लगता है। क्रिस इसे मजाक मानती है और अपनी बेटी से कहती है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ओइजा बोर्ड नहीं खेलना चाहती हो। उनकी बेटी जवाब देती है, नहीं, मैं नहीं, बल्कि कैप्टन हाउडी चाहते हैं कि तुम खेलो नहीं। फिर क्रिस सोती हुई दिखाई देती है। अचानक फोन की घंटी बजती है और वह जाग जाती है। क्रिस देखती है कि उनकी बेटी उनके साथ सो रही है। वह पूछती है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? बेटी जवाब देती है, मेरे बिस्तर में झंकार हो रही थी, इसीलिए सोना मुश्किल था। क्रिस इसे ज्यादा महत्व नहीं देती और कमरे से बाहर चली जाती है। क्रिस ऊपर की मंजिल से कुछ आवाजें सुनती है जो उन्होंने पहले भी सुनी थी। वह ऊपर जाती है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। क्रिस अपनी बेटी रेगन को डॉक्टर के पास ले जाती है। जब डॉक्टर उसे देखता है तो रेगन डॉक्टर के साथ बुरा व्यवहार करती है और गालियाँ देती है। डॉक्टर क्रिस को बताता है कि उसकी बेटी को तंत्रिका समस्या है, इसी वजह से उसकी आवाज तेज है। अब वह और गुस्से में रहती है और समय के साथ यह गुस्सा अवसाद में बदल जाता है। क्रिस डॉक्टर से कहती है कि उसकी बेटी को कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर कहता है कि रेगन का पिता उसके साथ नहीं रहता और न ही उसने कभी संपर्क किया है। यह हो सकता है कि इसी वजह से वह तनाव में है। इसके बाद फादर करास को दिखाया जाता है जिनकी मां को उनके भाइयों ने मानसिक संस्थान में भर्ती करा दिया था। इस बात से उनकी मां बहुत परेशान हो जाती है। उनकी मां एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी टांगे टूट चुकी थी और वह डॉक्टर को इलाज करने की अनुमति नहीं देती थी। इसी वजह से वह वहां भर्ती थी। फादर करास अपनी मां को एक बड़े अस्पताल में ले जाना चाहते थे लेकिन वह इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर उनकी मां का निधन हो जाता है और वह बहुत दुखी हो जाते हैं। क्रिस अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन करती है जहां उसकी बेटी भी आती है। वह एक मेहमान से कहती है कि उसका पिता इस घर के ऊपरी हिस्से में रहता है।
फिर वह वहीं खड़ी होकर पेशाब कर देती है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्रिस उसे नहलाकर उसके बिस्तर पर सुला देती है। क्रिस जब वापस आ रही थी तो रेगन का बिस्तर हिलने लगता है। रेगन चिल्लाने लगती है। क्रिस यह सब देख रही होती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। फिर क्रिस उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे कई टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। रेगन को बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन सभी टेस्ट बिल्कुल सामान्य होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वह ठीक है, उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन रेगन का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अब कोई उसे बिस्तर से खींचकर हवा में उछालता है और फिर फेंक देता है। रेगन चिल्लाती है और कहती है, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन क्रिस कुछ नहीं कर पाती। फिर रेगन पर शैतान का साया आ जाता है और वह डॉक्टरों के नियंत्रण से बाहर हो जाती है। डॉक्टर उसे सोने के लिए इंजेक्शन देते हैं ताकि वह सो सके। जब क्रिस डॉक्टर से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उनके निर्देशक बर्क की छत से गिरकर मौत हो गई है। बर्क रेगन के साथ था ताकि वह अकेली न रहे। फिर रेगन अजीब तरीके से सीढ़ियों से गिरती है और उसके मुंह से खून निकलता है। क्रिस डर से कांप जाती है। अब डॉक्टर और मानसिक चिकित्सक भी उसकी समस्या समझ नहीं पाते। उन्होंने उसके ऊपर कई टेस्ट किए थे, लेकिन कोई बीमारी नहीं पाई। सभी टेस्ट सामान्य थे। अब सभी क्रिस को सलाह देते हैं कि वह एक तंत्र मंत्र करने वाले से रेगन का इलाज करवा सकती है। तभी विलियम आता है, जो बर्क के मामले को देख रहा था। वह क्रिस से उस रात के बारे में पूछता है। वह बताता है कि बर्क की मौत में बहुत अजीब घटनाएं हुई थी। वह सच्चाई बताता है कि बर्क की गर्दन उल्टी हो गई थी, जो यह दिखा रहा था कि उसे किसी डेमन ने मारा था। जब विलियम चला जाता है तो रेगन के कमरे से अजीब शोर सुनाई देने लगता है। जब क्रिस वहां पहुंचती है तो वह हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को चोट पहुंचाई है और वह लगातार खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जब क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो रेगन उस पर हमला कर देती है। फिर उनके सेवक वहां पहुंचते हैं और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सोफा काट अपने आप हिलता है और दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है और कमरे में रखा अलमारी क्रिस की ओर बढ़ता है। लेकिन क्रिस सही समय पर हट जाती है और खुद को बचा लेती है। फिर रेगन का सिर पूरी तरह से पीछे मुड़ जाता है, जो देखना बहुत अजीब था। यह सामान्य नहीं था। फिर रेगन बर्क की आवाज में बोलने लगती है और कहती है, देखो, तुम्हारी बेटी ने मुझे क्या किया। जब क्रिस यह सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि बर्क को उसी शैतान ने मारा था और रेगन शैतान के कब्जे में है। यह सच्चाई थी। रेगन शैतान के कब्जे में थी। जब क्रिस को यह सच्चाई पता चलती है तो वह फादर करास से मिलती है और उसे अपनी बेटी का इलाज करने के लिए कहती है। फादर करास पहले मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस की जिद पर वह मान जाते हैं। जब फादर करास रेगन के पास पहुंचते हैं तो वह शैतान बहुत खुश था कि वह रेगन के ऊपर था। फिर रेगन का शैतान उसे करास की मां की मौत के बारे में तंग करने लगता है। करास सोचता है कि रेगन को मेरी मां की मौत के बारे में नहीं पता था और उसने सही कहा। फिर उसे यह महसूस होता है कि क्रिस सही थी। लेकिन समस्या यह थी कि एक्सॉर्सिस्ट के लिए चर्च से अनुमति चाहिए थी। चर्च को यह साबित करना पड़ता है कि मामला असली है और यह टिड्डियों के एक्सॉर्सिस्ट से जुड़ा हुआ है। रेगन के शरीर पर नरक लिखा हुआ था। क्रिस बर्क की मौत के बारे में बताती है और रेगन की प्रतिक्रिया को कैप्चर किया जाता है। इन सब चीजों को जानने के बाद फादर करास को यकीन हो जाता है कि रेगन शैतान के कब्जे में है। फादर करास रेगन के रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें रेगन उनका नाम फादर मिरिन लेती है। दूसरी तरफ करास चर्च से एक्सॉर्सिस्ट के लिए अनुमति मांगते हैं, लेकिन चर्च यह तय करता है कि एक अनुभवी पादरी को भेजा जाए जिसने पहले एक्सॉर्सिस्ट किया हो, और चर्च यह तय करता है कि फादर मेरिन को फादर करास के साथ भेजा जाएगा। जब फादर मेरिन वहां पहुंचते हैं तो वह रेगन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। फादर मेरिन रेगन से पूछते हैं कि क्या वे एक्सॉर्सिस्ट शुरू करें।
फिर उनका एक्सॉर्सिस शुरू होता है। जैसे जैसे एक्सॉर्सिस प्रक्रिया आगे बढ़ती है, रेगन जोर से चिल्लाती है। वह अपनी माँ और पिता को गालियाँ देती है। फिर उसका बिस्तर जोर जोर से हिलने लगता है और हवा में ऊपर उठ जाता है। लेकिन वे एक्सॉर्सिस को नहीं रोकते। वे एक्सॉर्सिस करते रहते हैं और फिर उसका बिस्तर नीचे आता है। वह शैतान अपनी शक्तियों से कमरे में चीजें इधर उधर हिलाता है। फादर मेरिन को भी गालियां दी जाती हैं। रेगन के हाथ खुलते हैं और वह ऊपर की ओर उड़ने लगती है। दोनों पादरी उसे कंट्रोल करते हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए उसे सामान्य बनाते हैं। फिर फादर मेरिन वहाँ शैतान का साया देखते हैं। फादर करास बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वह अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। इसके बाद फादर करास एक्सॉर्सिस शुरू करते हैं। जैसे ही वह शैतान के पास जाते हैं, वह अपनी माँ की आवाज में बोलता है और फिर से उन पर अपनी माँ की मौत का इल्जाम डालता है। फादर करास खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। फादर मेरिन उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर फादर मेरिन एक्सॉर्सिस को शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद फादर करास फिर से कमरे में आते हैं। तब उन्हें हैरान होकर यह पता चलता है कि फादर मेरिन को शैतान ने मार डाला है। फादर करास गुस्से में आकर शैतान से कहते हैं कि वह उसका शरीर अपनाए और रेगन को छोड़ दे। शैतान ऐसा ही करता है। वह रेगन को छोड़कर फादर करास के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर शैतान द्वारा किए गए नुकसान को ठीक करने के लिए फादर करास अपनी जान का बलिदान देते हैं। वह खिड़की से कूद जाते हैं। जैसे ही वह गिरते हैं, बहुत से लोग वहां जमा हो जाते हैं। फिर फादर करास के दोस्त वहां आते हैं और उन्हें इस दुनिया से विदा करने में मदद करते हैं। रेगन सामान्य हो जाती है। उसे जो कुछ भी हुआ था वह सब भूल जाती है। कुछ दिन बाद रेगन और उसकी माँ उस स्थान को छोड़ देती है और फिल्म यहीं खत्म होती है।